नमस्कार साथियों। आज हम रघुवीर सहाय की जयंती पर उनकी कविताओं के साथ उपस्थित हुए हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र और छात्राओं द्वारा उनकी कविता का पाठ किया जाएगा। रघुवीर सहाय एक जगह पर लिखते हैं कि 700 मर गए, अखबार कहता है, खंडहर और लाश दूरदर्शन दिखाता है। बहुत सी खबरें मेरे अंदर से आती है, सबको चीर कर हहराती। अखबार की दुनिया से वे जुड़े हुए थे और जो मीडिया है उससे जुड़े हुए थे, तो इस तरह की चीजें जो वो अक्सर देखते थे उसे वो सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। समय बीतने के साथ रघुवीर सहाय की कविताओं की जो प्रासंगिकता है बढ़ती जा रही है। आज भी वर्तमान में रघुवीर सहाय की कविता कितनी प्रासंगिक है, उनकी कविताओं से गुजरते हुए हम महसूस कर सकते हैं। वर्तमान समाज व्यवस्था के बीच आम लोगों का मानवीय गरिमा के साथ जीना लगभग असंभव हो गया है। रघुवीर सहाय की कविताएं पहले इस जीवन विरोधी स्थिति की पहचान कराती हैं, फिर उससे मुठभेड़ के लिए हमें शक्ति देती है। अपनी कविताओं के इस रचनात्मक प्रभाव के कारण ही वे इस दौर के श्रेष्ठतम कवियों में से एक हैं। सहाय जी ऐसे कवियों में नहीं है जो एक चली आ रही काव्य परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। वे ऐसे कवियों में हैं जो बदलते हुए समय की जरूरत को आगे बढ़ाते हैं। रघुवीर सहाय एक जगह लिखते हैं कि हम तो पूरा का पूरा लेंगे, आधा वाली बात हमसे नहीं होगी। रघुवीर सहाय की कविता आम जनता और पिछड़े समाज के मध्यवर्गीय समाज के लोगों के लिए बल का काम करती है। वह उन्हें शक्ति प्रदान करती है, उसे मानसिक रूप से शारीरिक रूप से मजबूत करने का काम करती है। तभी उनकी कविताओं से जब भी हम गुजरते हैं तब हमें महसूस होता है कि एक ऐसा भी समाज है जहां पर जो समाज हाईवे की दुनिया से दूर का समाज है और उसे हमेशा से उच्च वर्ग के लोग प्रताड़ित करते आए हैं। वो लिखते हैं कि निर्धन जनता का शोषण है, कहकर आप हंसे। इस कविता को आगे जब बढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि लोकतंत्र का अंतिम क्षण है। कैसी विलक्षण बात है कि इस तरह की कविताओं को आज भी लिखने की जरूरत पड़ी है। रघुवीर सहाय बहुत पहले लिख करके गए, लेकिन उनकी कविता, वो दूसरे सप्तक के कवि रहे और उनकी कविता आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में विद्रूपताएं जो हैं, जो तमाम तरह की जो गंदगी है, वो आज भी व्याप्त है। तभी जाकर के रघुवीर सहाय की कविता आज भी प्रासंगिक है। कोई भी कवि या रचनाकार अपने समय को ही शब्दशः निरूपित करता है अपने काव्य में, उसी को वह अपने काव्य का आधार बनाता है। तो रघुवीर सहाय भी अपने समाज को अपनी कविताओं में रचा बुना है, लेकिन वह कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह हमारे लिए सोचने का विषय है। तो कुल मिलाकर के हम रघुवीर सहाय की कविताओं को अब पाठ करने जा रहे हैं और सबसे पहले सूरज सिंह जो हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, साथी हैं, वो रघुवीर सहाय की कविताओं का पाठ करेंगे। सूरज को मंच पर। धन्यवाद। मेरा नाम सूरज है और हिंदू कॉलेज में अभी सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूँ। आज रघुवीर सहाय की पुण्यतिथि पर रचयिता ये जो कार्यक्रम कर रही है उसमें मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पे बोलने का मौका मिला। और आज सबसे पहली कविता मैं जो सुनाऊंगा, कुल 4 कविताएं होंगी और सबसे पहली कविता जो होगी वो 12वीं क्लास में सबसे पहले परिचय मेरा हुआ था रघुवीर सहाय की कविता से। ये कविता बेहद अच्छे से एक दर्शन को बताती है, एक कैमरे के स्टूडियो के अंदर दर्शन किस तरीके का होता है उस दर्शन को। आप ये सुनिए रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वो दुख बताइए। बता नहीं पाएगा, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है,
कैसा, यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। फिर हम पर्दे पर दिखलाएं फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट की। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक, धीरज रखिए, देखिए, हम दोनों एक संग रुलाते हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। ये कविता छोटी सी है, लेकिन एक बड़े अर्थ, बड़े गहन अर्थ को अपने अंदर समेटी हुई है। आप इसे अगर समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ, इसकी गहराई में जाकर समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ पे समय की कमी की वजह से ये दूसरी कविता मैं आपको सुनाता हूँ। कुल 4 कविताएं, और चारों कविताओं का वर्ग, चारों कविताओं की रचना और उस रचना का ढंग बहुत भिन्नता है, और अलग अलग दर्शन का दर्शन आपको इसके भीतर होगा। दूसरी कविता है गुलामी। मनुष्य के कल्याण के लिए पहले उसे इतना भूखा रखो कि वह और कुछ सोच ना पाए। फिर उसे कहो कि तुम्हारी पहली जरूरत रोटी है, जिसके लिए वह गुलाम होना भी मंजूर करेगा। फिर तो उसे यह बताना रह जाएगा कि अपनों की गुलामी विदेशियों की गुलामी से बेहतर है, और विदेशियों की गुलामी वे अपने करते हो, जिनकी गुलामी तुम करते हो तो वह भी क्या बुरी है। तुम्हें रोटी तो मिल रही है एक। ये कविता छोटी सी है, लेकिन एक गहन अर्थ, एक छोटा सा प्रसंग सुना ही होगा आपने, बहुत प्रचलित भी है कि एक बालक है, अगर उसने अपने पिता से कहा कि मुझे खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए, अगर पिता को वो नहीं देना तो वो उसे ऊपर कहीं चढ़ा देता है, किसी ऐसी विकट अवस्था में उसे रख देता है कि उसे अब ये आग्रह करना पड़ता है कि मुझे अब नीचे उतार। अब खिलौनों की जो मांग होती है वो मिट जाती है। तो ठीक उसी तरीके को प्रदर्शित करती है कविता थी गुलामी। तीसरी कविता है अखबार वाला। और ये रघुवीर सहाय की खासियत है कि एक अखबार वाला जो हमारे आसपास की जिंदगी में हमसे रूबरू होता रहता है, उसकी समस्या, उसके अंदर की पीड़ा ने को उन्होंने कविता में उतार दिया। ये कविता है अखबार वाला। धधकती धूप में रामू खड़ा है। रामू है अखबार वाला, खड़ा बुलबुल में बदलता पांव रह रहे, बेचता अखबार जिससे बड़े सौदे हो रहे। एक प्रति पर 5 पैसे कमीशन है, और कम पर भी उसे वह बेच सकता है। अगर हम तरस खाएं 5 रुपए दें, अगर खैरात वो ले ले। लगी पूंजी हमारी है, छपाई कल हमारी है। खबर हमको पता है, हमारा आतंक है, हमने बनाई है। यहाँ चलती सड़क पर इस खबर को हम खरीदे क्यों? कमाई 5-10 अखबार भर की क्यों न जाने दे। वहां जब छाव में रामू दुआएं दे रहा होगा, खबर वातानुकूलित कक्ष में तय कर रही होंगी, करेगी कौन रामू के तले की भूमि पर कब्जा। ये आप सुन रहे थे कविता अखबार वाला। और चौथी कविता एक बचपन के परिदृश्य को प्रदर्शित करती है। बचपन बाल साहित्य की कविता है फायदा, जो रघुवीर सहाय की कविता की जो विभिन्नता है उसमें चार चांद लगाती है। ये कविता है फायदा। जो जेब ना होती कुर्ते में तो पैसे भला कहाँ धरते, जो घास ना होती धरती पर तो गधे घोड़े क्या चलते, जो हवा ना होती यहीं कहीं तो गुब्बारों में क्या भरते, जो सूंड ना होती हाथी के तो हाथी का हम क्या करते। बेसूड़ ना हाथी खा पाता, बेसूड़ ना हाथी पी पाता, कहने को हाथी कहलाता, पर बिना हाथ का हो जाता। वह मुंह ललचाता रह जाता, दो दांत दिखाता रह जाता। फायदा फकत इतना होता, उसको जुकाम ना होता। ये आप सुन रहे थे कविता रघुवीर सहाय रचनावली बाल साहित्य से। ये थी कुछ 4 कविताएं आपके लिए चुनी हुई मेरे द्वारा रघुवीर सहाय की पुण्यतिथि पर, खासम खास आपके लिए। पुष्पम प्रिय भाई। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज। कैमरे के पीछे की जो दुनिया होती है वो बहुत ही अलग तरीके की होती है। जो कैमरे के पीछे का अपाहिज होता है वह कितना दर्द में तड़पता है या नहीं तड़पता है, वह कैमरे वाला ही जानता है। उसे वह किस तरह से प्रदर्शित करता है या उसे किस तरह से प्रदर्शित करना है, क्योंकि उसे अपने न्यूज को किस तरीके से बेचना है यह वो अच्छी तरीके से जानता है। हम रघुवीर सहाय की एक कविता है राष्ट्रगीत में भला कौन वो भारत भाग्य विधाता है।
फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हरिचरणा गाता है। यह राष्ट्रगीत में जो हरिचरणा जो गा रहा है और जो फटा सुथन्ना पहने हुए है, वह आज भी वह हरिचरणा हमारे सामने उपस्थित रहता है। रघुवीर सहाय की यही विभिन्नता है उनकी कविताओं में, जो तमाम समाज के छोटे छोटे जो वर्ग से व्यक्ति हैं, उनको उन्होंने कविता का आधार बनाया है, उनकी जो समस्याएं हैं वो भी सामने आ सके। तो आगे हम बढ़ते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय की शोधार्थी हैं प्रीति, उनको आमंत्रित करते हैं कि वह उनकी कविता का पाठ करें। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से एमफिल कर रही हूँ। आज रघुवीर सहाय की कविता पाठ में मैं उनके द्वारा रचित 4 कविताओं का पाठ करने वाली हूँ, जिनमें से पहली कविता है तेरे कंधे। एक रंग होता है नीला और एक वह जो तेरी देह पर नीला होता है। इसी तरह लाल भी लाल नहीं है, बल्कि वह तेरे रंग पर एक रंग, बल्कि वह एक शरीर के रंग पर एक रंग। दरअसल कोई रंग नहीं है, सिर्फ तेरे कंधों की रोशनी है। और कोई एक रंग जो तेरी बाहों पर पड़ा हुआ है। रघुवीर सहाय जी की दूसरी कविता है दो अर्थ का भय। मैं अभी आया हूँ सारा देश घूमकर, मैं अभी आया हूँ सारा देश घूमकर, पर उसका वर्णन दरबार में करूंगा नहीं। राजा ने जनता को बरसों से देखा नहीं। यह राजा जनता की कमजोरियां न जान सके, इसीलिए मैं जनता के क्लेश का वर्णन इस दरबार में इसीलिए जनता के क्लेश का वर्णन करूंगा नहीं इस दरबार में। सभा में विराजे हैं बुद्धिमान, वे सभी राजा से तर्क करने को हैं। आज कार्यसूची के अनुसार इसके लिए वेतन पाते हैं वे। उनके पास उग्र स्वर ओजमयी भाषा है। मेरा सब क्रोध सब कारुण्य सब क्रंदन भाषा में शब्द नहीं दे सकता, क्योंकि जो सचमुच मनुष्य मरा, क्योंकि जो सचमुच मनुष्य मरा उसके भाषा न थी। मुझे मालूम था मगर इस तरह नहीं, मुझे मालूम था मगर इस तरह नहीं कि जो खतरे मैंने देखे थे वो जब सच होंगे तो किस तरह उनकी चेतावनी देने की भाषा बेकार हो चुकी होगी। मुझे मालूम था मगर इस तरह नहीं कि जो खतरे मैंने देखे थे वो जब सच होंगे तो किस तरह उनकी चेतावनी देने की भाषा बेकार हो चुकी होगी। एक नई भाषा दरकार होगी। जिन्होंने मुझसे ज्यादा झेला है वे कह सकते हैं कि भाषा की जरूरत नहीं होती। जिन्होंने मुझसे ज्यादा झेला है वे कह सकते हैं कि भाषा की जरूरत नहीं होती, साहस की होती। फिर भी बिना बतलाए कि एक मामूली व्यक्ति एकाएक इतना विशाल हो जाता है कि बड़े बड़े लोग उसे मारने पर तुल जाएं। रहा नहीं जा सकता। मैं सब जानता हूं पर बोलता नहीं। मेरा डर, मेरा सच एक आश्चर्य है। पुलिस के दिमाग में वह रहस्य रहने दो। वे मेरे शब्दों की ताक में बैठे हैं। वे मेरे शब्दों की ताक में बैठे हैं। जहां सुना नहीं उनका गलत अर्थ लिया और मुझे मारा। इसीलिए मैं कहूंगा, मगर मुझे पाने दो पहले ऐसी बोली, मगर मुझे पाने दो पहले ऐसी बोली जिसके दो अर्थ ना हो। तीसरी कविता है आज का पाठ है। ये मृत्यु से संबंधित है। अ, आज का पाठ है आज का पाठ है मृत्यु के साधारण तथ्य। अनेक हैं, मुख्य लिखो। वह सबको एक सी नहीं आती, ना सब मृत्यु के बाद एक हो जाते हैं।
वैसे ही जैसे पहले नहीं थे। लाश वह चीज है जो संघर्ष के बाद बच रहती है। उसमें सहेजी हुई रहती है एक पिच की थाली, एक कीचड़ कंघी और देह के अंदर की टूट। सिर्फ एक चीख बाहर आती है जो कि दरअसल एक अंदरूनी मामला है और अभी शोध का विषय है। तब वह चीख नहीं, लाश भेज दी जाती है छपाई के लिए। अंत में वह देशी भाषा की एक कविताई बन जाती है, विश्वव्यापी अंग्रेजी में तजुर्मा के लिए। मैं क्या कह रहा था जब मैं मरा? मुझसे ज्यादा तो तुम जानते लगते हो। मैं क्या कह रहा था जब मैं मरा? मुझसे ज्यादा तो तुम जानते लगते हो। तुमने लिखा, मैंने कहा था स्वाधीनता। तुमने लिखा, मैंने कहा था स्वाधीनता। शायद मैंने कहा था बचाओ। अब मैं मर चुका हूं। मुझे याद नहीं कि मैंने क्या कहा था। जब एक महान संकट से गुजर रहे हों पढ़े लिखे जीवित लोग, एक अधमरी अपढ़ जाति के संकट को दिशा देते हुए, तब तब आप समझ सकते हैं कि एक मरे हुए आदमी को मसखरी कितनी पसंद है। पर तब मैं पूछूंगा नहीं कि 100 मोटी गर्दनें झुकी हैं बुद्धि के बोझ से, श्रद्धा से कि लज्जा से। मैं सिर्फ उन 100 गंजी चांदों पर टकटकी बांधे रहूंगा, अपनी मरी हुई मशीन गन की टकटकी। चौथी कविता है, मुझे कुछ और करना था। मुझे कुछ और करना था पर मैं कुछ और कर रहा हूं। मुझे कुछ और करना था इस अधूरे संसार में। मुझे कुछ पूरा करना था मकान मालिक से वायदे के अलावा। मुझे इस डरावने समाज में रहकर चीखते रहने के अलावा कुछ और मुझे करना था। इस ठसाठस भरे कमरे में हाथ में तश्तरी लिए खड़े खड़े खाते रहने के अतिरिक्त, रिक्त तश्तरी के अतिरिक्त तोड़ना था मुझे बहुत कुछ इसी वर्ष। पर मैं बना रहा हूं शीशे के सामने हजामत। गाना था, गरजना था, हंसना था मुझे शायद, कहीं शायद जाना था। सालन पकाना था समेट कर आस्तीन, भौंक कर डराना था अकड़ू को, और भी बुलकारना था बड़बोले को, ललकारना था मुझे बांके को। गोद में लेकर सुलाना था अपने हाथों पीटे हुए बच्चे को। मुझे कुछ और करना था हांफते हुए नमस्ते करने के अलावा। आज सुबह चकित नहीं रह जाना था। आज सुबह चकित नहीं रह जाना था मुझे देखकर 40 के आसपास का समाज। पर मैं चकित हूं। पर मैं चकित हूं कि कब हो गए सब सफल लोग सफल। मैंने रोज रोज देखी एक बड़ी जाति के जबड़े में जाती एक छोटी आस्था। 5 राज्य के अकाल में जीवित रह जाने की शर्म ढोते हुए मुझे कुछ करना था। पर मैं पुस्तकालय में बैठा हूं, एक बार खोजता हूं एक परिचित मुंह, एक बार लपक कर, फिर एक मोटी किताब। जानना था, जानना था, जानना था किस वक्त देश का कामकाज हम उम्र लोगों के हाथ आ गया। पर मैंने जाना कि यह समाज पर मैंने जाना कि यह समाज विद्रोही वीरों का दीवाना है, विरोध का नहीं। पर मैंने जाना कि यह समाज विद्रोही वीरों का दीवाना है, विरोध का नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति। यह समाज विद्रोहियों का नहीं, विद्रोह का दीवाना है। किस तरीके से दर्द को और कष्ट को रघुवीर सहाय ने अपनी कविताओं में उकेरा है। उनकी एक कविता है दर्द।
वो लिखते हैं कि देखो, शाम घर जाते बाप के कंधे पर बच्चे की ऊब देखो। उसको तुम्हारी अंग्रेजी कह नहीं सकती और मेरी हिंदी भी कह नहीं पाएगी अगले साल। किसी भी दर्द को अंग्रेजी और हिंदी में बयां कर पाना मुश्किल है, ऐसा उन्होंने कहा है सब। मुझे लगता है कि दर्द को बयां कर पाना सच में मुश्किल है, क्योंकि वह जो झेलता है वह अच्छी तरीके से जानता है। आगे हम कविता पाठ के लिए आकाश को बुलाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आकाश बघेल है और मैं ARSD कॉलेज का पूर्व छात्र हूँ। जी, जैसा कि पीयूष ने शुरुआत में ही बताया कि रघुवीर सहाय एक उस दौर के कवि हैं जो दूसरे शतक में कवियों के साथ रहे और आज भी उनकी कविताएं उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थी। पर आज हम देखते हैं कि जो चोट हमें रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है वो आज के दौर के कवियों या आज की दौर की कविताओं में कहीं बाकी है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी कविताओं का पाठ आरंभ करता हूँ। सबसे पहले जो मैं कविता पढ़ने जा रहा हूँ उसका नाम है मौका। रघुवीर सहाय अपनी कविता में कहते हैं, नेता ने कहा कि सब भ्रष्ट हो गया है, सो ठीक कहा हिम्मत की, पर हिम्मत नहीं थी, लोग यह पहले ही जान चुके थे। अब यह केवल स्वीकार था कि मैं पिछड़ गया हूँ समाज को समझने में। नेता कुछ नहीं बता रहा जो जनता अभी नहीं देख रही है, और यह तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि यह जो पतन है वह किस अर्थनीति का नतीजा है। वह केवल उसी अर्थनीति में विरोध की बात करता है जिसका मतलब है अभी जो शासक है वैसा ही बनेगा, सिर्फ भ्रष्ट नहीं होगा, ऐसा कहता है। इस बार नेता का पतन राजनीति के द्वारा रोका नहीं जा सकता जब तक कि राजनीति बदली नहीं जाती। एक बड़ी विपदा के कुछ छोटे छोटे घेरों में कौन अच्छा कौन बुरा, उसकी किसी पहचान का आखिर क्या मतलब। तब नेता का यह कथन कि देखो यह वर्तमान लोगों को उकसा रहा है कि वह अतीत भूल जाएं और भविष्य के लिए आशंकाग्रस्त हों। यदि शासक अपने कामों से पराजय को प्राप्त हो तो वह जनता की जीत नहीं, वह एक और पतन के लिए, एक और भ्रष्टाचार में लूट के लिए किसी और नेता को मौका देने की बात है। लोग जानते हैं सब, मगर जान लेना सब, राजनीति छोड़ ही देना है पतन के सहारे, क्योंकि जनता ने सब जाना, केवल विकल्प नहीं जाना। कोई विकल्प नहीं हो सकता उस समाज में जहां लोग सब जानते हैं, केवल उसी का अस्वीकार होता है। कई लोग कई तो बताएं वह जो अभी लोगों को पता नहीं, लोगों को याद कोई यह दिलाए कि जो बीता वह उनका किया था, क्योंकि वह कुछ नहीं करते थे। ये कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज का जो समय है वो इस तरीके का है कि हम देखते हुए भी सब कुछ नज़रअंदाज करते चले जा रहे हैं। मैं जो दूसरी कविता पढ़ने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है लोकतंत्र का संकट। पुरुष जो सोच नहीं पा रहे किंतु अपने पदों पर आसीन हैं और चुप हैं, तानाशाह, क्या तुम्हें इनकी भी जरूरत होगी जैसे तुम्हें उनकी है, जो कुछ ना कुछ ऊट पटांग विरोध करते रहते हैं। सब व्यवस्थाएं अपने को और अधिक संकट के लिए तैयार करती रहती हैं और लोगों को बताती रहती हैं कि यह व्यवस्था बिगड़ रही है। तब जो लोग सचमुच जानते हैं कि यह व्यवस्था
बिगड़ रही है। वे उन लोगों के शोर में छिप जाते हैं जो इस व्यवस्था को और अधिक बिगाड़ते रहना चाहते हैं, क्योंकि उसी में उनका हित है। लोकतंत्र का विकास राज्यहीन समाज की ओर होता है, इसलिए लोकतंत्र को लोकतंत्र में शासक बिगाड़कर राजतंत्र बनाते हैं। मैं जो अब अगली कविता पढ़ने जा रहा हूं, इसका नाम है नई हंसी। महासंघ का मोटा अध्यक्ष धरा हुआ गद्दी पर खुजलाता है उपस्थ। सर नहीं, हर सवाल का उत्तर देने से पेशतर 20 बड़े अखबारों के प्रतिनिधि पूछें 25 बार, क्या हुआ समाजवाद? कहें महासंघपति 25 बार, हम करेंगे विचार। आंख मारकर 25 बार, वह हंसे 25 बार। हंसे बीच अखबार एक नई ही तरह की हंसी यह है, पहले भारत में सामूहिक हास परिहास तो नहीं ही था, जो आंख से आंख मिला हंस लेते थे। इसमें सब लोग दाएं बाएं झांकते हैं। राष्ट्र को महासंघ का यह संदेश है। जब मिलो तिवारी से हंसो क्योंकि तुम भी तिवारी हो। जब मिलो शर्मा से हंसो क्योंकि वह भी तिवारी है। जब मिलो मुसद्दी से खिसियाओ, जात पात से परे रिश्ता अटूट है राष्ट्रीय छेप का। तो रघुवीर सहाय की जयंती पर रचयिता ने मुझे ये मौका प्रदान किया, उसके लिए रचयिता का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आकाश, बहुत ही सुंदर तरीके से कविता का पाठ किया। उनकी एक कविता है शक्ति दो। रघुवीर साहब लिखते हैं कि शक्ति दो, बल दो हे पिता। जब दुख के भार से मन थकने आए, पैरों में कुली की सी लपकती चाल छटपटाए, इतना सौजन्य दो कि दूसरों के बक्स बिस्तर घर तक पहुंचा आए। कोट की पीठ मैली ना हो, ऐसी दो व्यथा शक्ति दो। और यह नहीं दो तो यही कहो, अपने पुत्रों मेरे छोटे भाइयों के लिए यही कहो। कैसे तुमने अपनी पीढ़ी में किया होगा क्या उपाय, कैसे सहा होगा पिता, कैसे तुम बचे होगे। तुमसे मिला है जो विक्षत जीवन का हमें दाय, उसे क्या करें। तुमने जो दी है अनाहत जिजीविषा, तुमने जो दी है अनाहत जिजीविषा, उसे क्या करें। कहो अपने पुत्रों मेरे छोटे भाइयों के लिए यही कहो। बेहतरीन कविता अपने पिता के लिए उन्होंने लिखी है कि पिता, मुझे सिर्फ उतना ही बताओ जो तुमने अपने लिए उपाय किए थे। आगे रघुवीर सहाय की कविता का पाठ के लिए हम स्वाति को बुलाते हैं। म्यूट। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है प्योर। रचयिता का बहुत बहुत धन्यवाद। और रघुवीर सहाय जी के जयंती पर उनकी कुछ कविताएं, उनके बारे में बहुत कुछ बताएंगी। तो मैं कुछ जो मेरी प्रिय कविताएं हैं वो मैं एक एक करके आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले एक कविता है, उस कविता का नाम है फर्क। 18 बरस की एक लड़की से यह कहना कि तुम बेवकूफ हो, उसको रिझाना है। 18 बरस की एक लड़की से यह कहना कि तुम बेवकूफ हो, उसको रिझाना है। पर 38 साल की औरत से यही कहना, उसे दुत्कारना है। पर तुम यही कहते रहे हो। स्त्री की उम्र इस तरह इज्जत से शुरू करके अपमान की ओर बढ़ने को बाध्य है। तो ये रघुवीर सहाय की पहली कविता है। इनकी कविता में जो बात है, एक जो मुझे प्रिय है, वो यही कि उन्होंने साफ साफ सीधे सीधे बोल दिया है
और कई बार हमें पहली बार में समझ में नहीं आता, पर धीरे धीरे उसके भेद खुलते रहते हैं। तो मैं उनकी कविताओं की भूमिका क्या बांधूं। दूसरी कविता आपके सामने रख रही हूं। इसका शीर्षक है पहले बदलो। यह भी छोटी सी कविता है। उसने पहले मेरा हाल पूछा, उसने पहले मेरा हाल पूछा, फिर एकाएक विषय बदलकर कहा, आजकल का समाज देखते हुए मैं चाहता हूं कि तुम बदलो। फिर कहा कि अभी तक तुम अयोग्य साबित हुए हो, इसलिए बदलो। फिर कहा पहले तुम अपने को बदल कर दिखाओ, तब मैं तुमसे बात करूंगा। तो ये दूसरी कविता थी, फिर बदलो। अब एक इन दो छोटी छोटी कविताओं से थोड़ी बड़ी कविता है, बड़ी हो रही है लड़की। और मुझे इनकी एक कविता व्यक्तिगत रूप से छूती है। तो बड़ी हो रही है लड़की। जब वह कुछ कहती है उसकी आवाज में कोई एक चीज मुझे एकाएक औरत की आवाज लगती है। जब वह कुछ कहती है उसकी आवाज में एक कोई चीज मुझे एकाएक औरत की आवाज लगती है जो अपमान बड़े होने पर सहेगी। वह बड़ी होगी, डरी और दुबली रहेगी, और मैं न होऊंगा। वे किताबें, वे उम्मीदें न होंगी जो उसके बचपन में थी। कविता न होगा, साहस न होगा। एक और ही युग होगा जिसमें ताकत ही ताकत होगी और चीख न होगी। लंबी और तगड़ी बेधड़क लड़कियां, धीरज की पुतलियां अपने साहबों को सलाम ठोकते मुसाहिबों को ब्याह कर आ रही होंगी, जा रही होंगी। वह खड़ी लालच से देखती होंगी उनका कद। एक कोठरी होगी और उसमें एक गाना जो खुद गाया नहीं होगा किसी ने, कैदी से छीन कर गाने का हक दे दिया होगा वह गाना, कि उसे जब चाहो तब नहीं, जब वह बजे तब सुनो। बार बार एक एक अन्याय के बाद वह बज उठता है। वह सुनती होगी, मेरी याद करती हुई, क्योंकि हम कभी कभी साथ साथ गाते थे, वह सुर में मैं सुर के आसपास। एक पालना होगा, वह उसे देखेगी और अपने बचपन की यादें आएंगी। अपने बच्चे के भविष्य की इच्छा उन दिनों कोई नहीं करता होगा, वह भी ना करेगी। एक लड़की बड़ी हो रही है। तो ये कविता है। 3 कविताएं मैंने सुना दी। एक और छोटी कविता है। यह कविता मैं कई बार पढ़ती हूँ। बार बार मैं इसे, जब भी मुझे लगता है कि अब तो कविता लिखने का कोई औचित्य नहीं है, तो सबसे पहले रघुवीर सहाय जी से भेंट मेरी इसी कविता के द्वारा हुई। और आज भी कविता मेरी प्रिय कविताओं में से एक है। छोटी सी कविता है, चौथी और अंतिम कविता मेरे द्वारा। आज फिर शुरू हुआ जीवन। आज फिर शुरू हुआ जीवन। आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। आज मैंने सूरज को डूबते देर तक देखा। जी भर आज मैंने शीतल जल से स्नान किया। आज एक छोटी सी बच्ची आई, किलक मेरे कंधे चढ़ी। आज मैंने आदि से अंत तक पूरा गान किया। आज फिर जीवन शुरू हुआ। रघुवीर सहाय। तो बस ये 4 कविताएं थी रघुवीर सहाय जी की। आगे आप और भी सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने रघुवीर सहाय की कविताओं को अपनी आवाज में पिरोया है। बेहतरीन काव्य पाठ। कविता संग्रह है लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं से एक कविता है उनकी स्त्री। या उतनी ही आपको सोचने पे मजबूर करेगी यह कविता। और वो अपना इलेक्ट्रिक बाइक क्यों नहीं? स्त्री
की देह मुस्कुराती स्त्री, उसकी देह पीठ इधर करते ही उसके जीवन के 10 बरस और दिखे। हर स्त्री के गर्भ में रहते हैं उसके आने वाले क्लेश। जब वो घुटने मोड़ कर करवट लेती है, तब देखोगे कि तुम देख रहे हो उस पर अन्याय होंगे ही, पर उसका चेहरा उसका विद्रोह है। यह कितनी कम औरतें जान पाती हैं। इस भ्रम में भूली हुई कि वह भविष्य है, वह घुटने मोड़ कर करवट लेट जाती है। इसमें जो पंक्ति है कि उसका चेहरा उसका विद्रोह है, यह कितनी कम औरतें जान पाती हैं। कितना सटीक और कितने कम शब्दों में कितना कुछ कह दिया है रघुवीर साहब, यह हमें सोचने के लिए विवश करती है। रघुवीर साहब की आगे कविता पाठ के लिए हम हिमाशा को बुलाते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं रचयिता टीम का और पीयूष का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे चुना रघुवीर साहब की कविता पाठ के लिए। मैं आज आपके समक्ष 3 कविताएं प्रस्तुत करना चाहूंगी। जो पहली कविता है वो मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ी थी और वो कविता इतनी सुंदर है कि जब आप उसे पढ़ेंगे या सुनेंगे, वो एक ऐसा चित्र आपके सामने उकेरेगी कि आपको लगेगा कि सब कुछ आपके आंखों के सामने हो रहा है। मैं इस कविता को पढ़ती हूँ। रामदास। चौड़ी सड़क, गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता यह दिया गया था उसकी हत्या होगी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया। सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्थे थे। सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर। सधे कदम रख कर के आए, लोग सिमट कर आंख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसको तय था हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथ तोलकर चाकू मारा, छूटा लहू का फुवारा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदास यह। देखो देखो बार बार कहा, लोग निडर उस जगह खड़े रहे, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संचय था हत्या होगी। बहुत ही सुंदर कविता। दोबारा पढ़ते हुए मुझे लगा कि मेरे सामने सब कुछ घटित हो रहा है। मैं अगली कविता का पाठ करना चाहूंगी। वह उसकी इज्जत करते हैं। वह बैठा है सुखी आदमी, जब वह हंसता है तो मन ही मन हंसता है। बाहर से लगता है वह मुस्कुरा रहा है। उसने अपने से घटिया लोगों को मित्र बनाया है और उन्हें पहले से भी घटिया होने का मंत्र बताया है। वह उसकी इज्जत करते हैं। उसको सब विख्यात जनों का कच्चा चिट्ठा मालूम है। उसे सुनता है पर निंदा किसी की नहीं करता। इससे सब निर्भय होकर रस लेते हैं। वह उसकी इज्जत करते हैं। अगली कविता जो मैं पढ़ना चाहूंगी, अरे अब ऐसी कविता लिखें। ये एक व्यंग्य के तौर पे है। जब कोई भी कवि कविता लिखता है वो किस दौर से है, हर दौर की कविताओं के कुछ विषय होते हैं, कुछ भाषा होती है, कुछ शिल्प होते हैं, उनमें बंधकर कवि को लिखना पसंद नहीं होता। तो उसी पे व्यंग्य करते हुए रघुवीर साहब अपनी कविता लिख रहे हैं। अरे अब ऐसी कविता लिखें, अरे अब ऐसी कविता लिखो कि जिसमें छंद घूम कर आए, घुमड़ता जाए देह में दर्द, कहीं पर एक बार हरकाए।
कि जिसमें एक प्रतिज्ञा करूं वही 2 बार शब्द बन जाए। बताओ बार बार वह अर्थ ना भाषा अपने को दोहराए। अरे अब ऐसी कविता लिखो कि कोई मूड नहीं मटकाए, ना कोई पुलक पुलक रह जाए, ना कोई बेमतलब अकुलाए। छंद से जोड़ो अपना आप कि कवि की व्यथा हृदय सह जाए। थाम कर हंसना रोना आज, उदासी होनी कि क्या कह जाए। अगली कविता बहुत छोटी सी है, हिंदी कविता का शीर्षक है। 4 पंक्तियों की ये कविता पर बहुत बड़ी बात कह जाती है। पुरस्कारों के नाम हिंदी में है, हथियारों के अंग्रेजी में। युद्ध की भाषा अंग्रेजी है और विजय की हिंदी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हिमाशा। बहुत सुंदर तरीके से रघुवीर सहाय की कविताओं का आपने पाठ किया। रघुवीर सहाय, जब मैंने पहले भी कहा था कि छोटी छोटी समस्याओं पर समाज से जुड़े उन तमाम उपेक्षित लोगों पर कविता लिखते हैं, तो वह तब वे पानी पर भी कविता लिखते हैं। पानी पर जब वो कविता लिखते हैं, पानी पानी, और यह सच में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं, पूरे हिंदुस्तान की समस्या है जहां पर भी पानी की कमी है। और इस पानी की कमी में किस तरह से सरकारें और किस तरह से व्यक्ति संलिप्त हैं, उसको भी वो बयां करते हैं कि पानी पानी, बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी मांग रहा है पानी पानी। जिसको पानी नहीं मिला है वह धरती आजाद नहीं, उस पर हिंदुस्तानी बसते हैं पर वह आबाद नहीं। पानी पानी, बच्चा बच्चा मांग रहा है पानी पानी। जो पानी के मालिक हैं, भारत पर उनका कब्जा है। जहां ना दें पानी वहां सूखा, जहां दे वहां सब्जा है। अपना पानी मांग रहा है हिंदुस्तानी। बरसों पानी को तरसाया, जीवन से लाचार किया। बरसों जनता की गंगा पर तुमने अत्याचार किया। हमको अक्षर नहीं दिया है, हमको पानी नहीं दिया है। पानी नहीं दिया तो समझो हमको बानी नहीं दिया है। अपना पानी, अपनी वाणी हिंदुस्तानी, बच्चा बच्चा मांग रहा है। धरती के अंदर का पानी हमको बाहर लाने दो। अपनी धरती अपना पानी, अपनी रोटी खाने दो। पानी पानी, पानी पानी, बच्चा बच्चा मांग रहा है अपनी वाणी। पानी पानी, पानी पानी, पानी पानी। तो पानी की जो समस्या है उस पे पानी एक चीज है जिसपे सभी का हक है, और वह किस तरीके से समाज में नहीं पहुंच पा रही है। बहुत अत्यंत पिछड़े समाज हैं, जो हाईवे से दूर की दुनिया है, वहां पर अभी भी तमाम सुविधा जो है नहीं पहुंच पा रही। उस पर भी रघुवीर सहाय ने अपने कलम चलाए हैं। तो आगे हम ममता जी को आमंत्रित करते हैं कि वे उनकी कविताओं का पाठ करें। ममता जी। नमस्कार पीयूष जी, आप सभी को नमस्कार, और रचयिता के इस मंच का बहुत बहुत आभार जिन्होंने अग्रज कवि रघुवीर सहाय जी की कविताओं का पाठ करने का अवसर दिया। मैं नमन करती हूँ अपने उस अग्रज कवि को जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं, रघुवीर सहाय जी को। रघुवीर सहाय जी न सिर्फ एक प्रभावशाली कवि रहे हैं, बल्कि अनेक विधाओं में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। वे एक अच्छे निबंधकार, कहानीकार और आलोचक भी रहे हैं। उनकी एक प्रसिद्ध कृति है सीढ़ियों पर धूप में और आत्महत्या के विरुद्ध। अब मैं उनकी कविताओं का पाठ करती हूँ। पहली कविता है संस्कृत। सेनाएं मारकर मनुष्य को, खोदकर जमीन को डेरा डाल देती हैं। पीयूष जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है आवाज। आवाज आ रही है। सेनाएं मारकर मनुष्य को, खोदकर जमीन को डेरा डाल देती हैं। किसी तरह आम का पेड़ बच रहता है, किसी तरह आम का पेड़ बच रहता है। दोनों सेनाएं कहीं और जाकर लड़ने के लिए समझौता करती हैं।
दोनों सेनाएं कहीं और जाकर लड़ने के लिए समझौता करती हैं, तब जमीन खाली कर जाने का समारोह उसी पेड़ के तले होता है। तब जमीन खाली कर जाने का समारोह उसी पेड़ के तले होता है। उसी आम के नीचे बांधकर मारा था उन्होंने, उसी आम के नीचे बांधकर मारा था उन्होंने 18 बरस के उन लड़कों को, हिंदी बोलने वाले गांव के लड़कों को, जो सेना को नहीं माने थे, जो सेना को नहीं माने थे। उसी आम के नीचे आम के वृक्ष का शास्त्रीय गुणगान करने आए हैं वयोवृद्ध संस्कृतज्ञ। यह थी कविता संस्कृत। अब दूसरी कविता मैं पढ़ रही हूँ। कविता का शीर्षक है किताब पढ़कर रोना। रोया हूं मैं भी, रोया हूं मैं भी किताब पढ़ करके, पर अब याद नहीं कि कौन सी, पर अब याद नहीं कि कौन सी। शायद वह कोई वृतांत था, शायद वह कोई वृतांत था, पात्र जिसके अनेक बनते थे, पात्र जिसके अनेक बनते थे, चारों तरफ से मंडराते हुए आते थे। पढ़ता जाता और रोता जाता था मैं, पढ़ता जाता और रोता जाता था मैं। क्षण भर में सहसा पहचाना यह, क्षण भर में सहसा पहचाना यह, पढ़ता कुछ और हूँ रोता कुछ और हूँ, पढ़ता कुछ और हूँ रोता कुछ और हूँ। दोनों जुड़ गए हैं पढ़ना किताब का, दोनों जुड़ गए हैं पढ़ना किताब का और रोना व्यक्ति का। लेकिन मैंने जो पढ़ा था, लेकिन मैंने जो पढ़ा था उसे रोया नहीं था, उसे रोया नहीं था। पढ़ने ने तो मुझ में रोने का बल दिया, पढ़ने ने तो मुझ में रोने का बल दिया। दुख मैंने पाया था, दुख मैंने पाया था बाहर किताब के जीवन से। पढ़ता जाता और रोता जाता था मैं, पढ़ता जाता और रोता जाता था मैं। जो पढ़ता हूँ उस पर मैं नहीं रोता हूँ, जो पढ़ता हूँ उस पर मैं नहीं रोता हूँ। बाहर किताब के जीवन से पाता हूँ, बाहर किताब के जीवन से पाता हूँ रोने का कारण मैं, बाहर किताब के जीवन से पाता हूँ रोने का कारण मैं। पर किताब रोना संभव बनाती है, पर किताब रोना संभव बनाती है। यह थी कविता रघुवीर सहाय जी की किताब पढ़कर रोना, जिसमें उन्होंने किताब को कितने अच्छे ढंग से वर्णित किया है। अब एक कविता और पढ़ती हूँ। कविता का शीर्षक है पराजय के बाद। पराजय के बाद। तुमको लोग भूले जा रहे हैं, तुमको लोग भूले जा रहे हैं, क्योंकि तुम जाने जाते रहे हो अपने अत्याचारों के कारण, क्योंकि तुम जाने जाते रहे हो अपने अत्याचारों के कारण। और आज तुम हाथ खींचे हुए हो, और आज तुम हाथ खींचे हुए हो कि तुम्हारे अत्याचारों को लोग भूल जाए। आज तुम हाथ खींचे हुए हो कि तुम्हारे अत्याचारों को लोग भूल जाएं, पर लोग तुम्ही को भूले जा रहे हैं, पर लोग तुम्ही को भूले जा रहे हैं। करो कुछ जिससे कि वह शक्ति दुष्टता की, करो कुछ कि जिससे कि वह शक्ति दुष्टता की लोग फिर देखें, लोग फिर देखें और लोग भयंकर मुग्ध हों। एक राष्ट्र के पतन का लक्षण है, एक राष्ट्र के पतन का लक्षण है कि वे जो जीवन भर परोपजीवी रहे, कि वे जो जीवन भर परोपजीवी रहे सत्ता के तंत्र में, कि वे जो जीवन भर परोपजीवी रहे सत्ता के तंत्र में, आज उससे बाहर होकर, आज उससे बाहर होकर यह भ्रम फैला सकते हैं, यह भ्रम फैला सकते हैं कि वे किसी दिन यह समाज बदलेंगे, कि वे किसी दिन यह समाज बदल देंगे, और अभी सिर्फ मौका देखते हुए बैठे हैं, अभी सिर्फ मौका देखते हुए बैठे हैं। तो यह थी कविता रघुवीर सहाय जी की, और रचयिता के इस मंच का बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष जी। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। बहुत ही शालीन तरीके से आपने और बहुत ही बेहतरीन तरीके से
रघुवीर सहाय जी की कविता का पाठ किया। लगभग सभी लोगों ने कविता का पाठ कर लिया है। तो अंत में दो छोटी छोटी कविता, एक बड़ी कविता है और एक छोटी कविता है, उसका पाठ मैं भी करना चाहूंगा। एक कविता है उनकी, बड़ी हो रही है लड़की। जब वह कुछ कहती है, उसकी आवाज में एक कोई चीज मुझे एकाएक औरत की आवाज लगती है, जो अपमान बड़े होने पर सहेगी। वह बड़ी होगी, डरी और दुबली रहेगी, और मैं ना होऊंगा। वे किताबें, वे उम्मीदें ना होंगी जो उसके बचपन में थी। कविता ना होगी, साहस ना होगा, एक और ही युग होगा जिस ताकत और चीख ना होगी। लंब और तगड़ी बेधड़ियां, धीरज की पुतलियां अपने साहबों को सलाम ठोकते मुसाहबों को ब्याह कर आ रही होंगी, जा रही होंगी। वह खड़ी लालच में देखती होगी उनका कद एक कोठरी होगी, और उसमें एक गाना जो खुद गाया नहीं होगा किसी ने, कैदी ने छीन कर गाने का हक दे दिया होगा। वह गाना कि उसे जब चाहो तब नहीं, जब वह बजे तब सुनो। बार बार एक एक अन्याय के बाद वह बज उठता है। वह सुनती होगी मेरी याद करती हुई, क्योंकि हम कभी कभी साथ साथ गाते थे। वह सुर में, मैं सुर के आसपास। एक पालना होगा, वह उसे देखेगी और अपने बचपन की यादें आएंगी। अपने बचपन के भविष्य की इच्छा उन दिनों कोई नहीं करता होगा, वह भी ना करेगी। और एक और कविता है, हमने यह देखा। यह कविता मुझे बेहद प्रिय है, रघुवीर सहाय की यह कविता, जिसमें वह प्रत्येक मनुष्य की आवाज को बुलंद करना चाह रहे हैं। वह चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने हक की बात करे, उनका जितना हक है वह सब उसे मिले। रघुवीर सहाय कहते हैं इस कविता में, यह क्या है जो इस जूते में गड़ता है, यह कील कहां से रोज निकल आती है। इस दुख को रोज समझना क्यों पड़ता है, फिर कल की जैसी याद तुम्हारी आई, वैसी ही करना है, वैसी ही तृष्णा। इस बार मगर कल से है कम दुखदाई, फिर खत्म हो गए अपने सारे पैसे, सब चला गया सुख दुख बट्टे खाते में, रह गए फकत हम तुम वैसे के वैसे। फिर अपना पिछला दर्द अचानक जागा, फिर हमने जी लेने की तैयारी की। उस वक्त तकाजा करने आया आगा, इस मुश्किल में हमने आखिर क्या सीखा। इस कष्ट उठाने का कोई मतलब है, या है यह केवल अत्याचार किसी का। यह तो है ही, शुभचिंतक क्यों कहते हैं। अपमान, अकेलापन, फाका, बीमारी क्यों है, और वह सब हम ही क्यों सहते हैं। हम ही क्यों यह तकलीफ उठाते जाएं। दुख देने वाले दुख है, दुख देने वाले दुख दें, और हमारे उस दुख के गौरव की कविताएं गाएं। यह है अभिजात तरीके की मक्कारी, इसमें सब दुख हैं, केवल यही नहीं है। अपमान, अकेलापन, फाका, बीमारी जो हैं वे भी हो जाया करते हैं कम। है खास दुख से ऊपर उठने का, है खास तरह की उनकी अपनी तिकड़म। जीवन उनके खातिर है, खाना कपड़ा वह मिल जाता है, और उन्हें क्या चाहिए। आखिर फिर किसका रह जाता है झगड़ा। हम सहते हैं इसलिए कि हम सच्चे हैं, हम जो करते हैं वह ले जाते हैं। वे झूठे हैं लेकिन सबसे अच्छे हैं, पर नहीं। हमें भी राह दीख पड़ती है, चलने की पीड़ा कम होती जाती है, जैसे जैसे वह कील और गड़ती है। हमने यह देखा, दर्द बहुत भारी है, आवश्यक भी है, जीवन भी देता है। यह नहीं कि उससे कुछ अपनी यारी है। हमने यह देखा,
अपनी सब इच्छाएं रह ही जाती हैं थोड़ी बहुत अधूरी। यह नहीं कि यह कहकर मन को समझाएं, यह नहीं कि जैसा है वैसा ही हो, जो किसी तरह कम हो जाए बस छुट्टी। कोई आकर कर दे अपनी दिलजोई, वह दर्द नहीं मेरे ही जीवन का है। वह दर्द नहीं है सिर्फ विरह की पीड़ा, वह दर्द जिंदगी के उखड़ेपन का है। वह दर्द अगर ये आंखें नम कर जाए, करुणा कर आप हमारे आंसू पोंछें, वह प्यार कहीं यह दर्द न कम कर जाए। चिकने कपड़े, अच्छी औरत, ओहदा भी, फिलहाल सभी नाकाफी बहलावे हैं। ये तो पा सकता है कोई शोहदा भी, जब ठौर नहीं मिलता है कोई दिल को, हम जो पाते हैं उस पर लुट जाते हैं। क्या यही पहुंचना होता है मंजिल को? हमको तो अपने हक सब मिलने चाहिए, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। ये जो अंतिम में रघुवीर साहब ने कही है, हमको तो अपने हक सब मिलने ही चाहिए, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात हमसे ना कहिए। कितने सटीक तरीके से अपने हक को बयां करती है कविता कि आपका जो हक है उसे आपको मिलने ही चाहिए और कम में बात नहीं होनी चाहिए। आपका जितना हक है वो सब मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर के आज रघुवीर सहाय की लगभग पसंदीदा कविता हमारी तरफ से और जो छात्र छात्रा जिन्होंने कविता पढ़ी है उनकी तरफ से पाठ किया गया। इसके लिए सभी का शुक्रिया। जितने भी श्रोता जुड़े और जो बाद में देखेंगे उनका भी शुक्रिया। सभी विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधार्थी, छात्र छात्रा इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, उन सभी का शुक्रिया कि उन्होंने रचयिता को इतने प्यार तरीके से अपना समझ करके कार्यक्रम में जुड़े और उनकी कविता का पाठ किया। हम फिर जल्द ही किसी कवि की कविता को लेकर के उपस्थित होंगे। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के बीच कवि के रूप में होता है। जो भी कवि होते हैं उनको विद्यार्थी किस तरीके से उनकी कविताओं का पाठ करते हैं उसे हम लेकर के आते हैं और हम फिर किसी एक कवि की कविताओं को लेकर के विद्यार्थियों के साथ उपस्थित होंगे। आप सभी का पूरी टीम की तरफ से, रचयिता की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद।